नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुदड़राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरएएस मेंस 2022 के लिए राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों शुरू करते हैं। संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई थी। इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। इस बात से आप सहमत हो क्या? तो इसके बारे में तर्क देना है। यदि सहमत नहीं हो तो यद्यपि ये बात सत्य है कि भारत संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, तथापि उसे अधिक से अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया था। विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन कांग्रेस में सभी विचारधाराओं के लोग क्या थे? शामिल थे। विविधताओं से भरी पार्टी थी, साथ में सभी विचारधाराओं के लोग इसमें शामिल थे और इसमें सभी धर्मों के सदस्यों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित वर्ग के भी क्या थे? 26 सदस्य शामिल थे। अतः यह कथन गलत होगा कि संविधान सभा भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं करती थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कोई मौलिकता नहीं क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। यह कथन सत्य है या असत्य? तर्क सहित उत्तर दें। यह कहना गलत होगा कि संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। वास्तव में हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य देशों की संवैधानिक परंपराओं से कुछ न कुछ ग्रहण करने में कोई परहेज नहीं किया है। उन्होंने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया है, परंतु उन प्रावधानों एवं परंपराओं को ग्रहण करने में कोई अनुसरण की मानसिकता नहीं थी। यानी प्रावधान ग्रहण किए थे लेकिन हुबहू नहीं ग्रहण किए थे, केवल उनके अनुभवों को देखा था और भारत के लिए क्या वो अनुभव सही होंगे उसमें कुछ परिवर्तन करके ही ग्रहण किया था। बल्कि उन्होंने संविधान के प्रत्येक प्रावधान को भारत की समस्या और आशाओं के अनुरूप ग्रहण किया था और उन्हें अपना लिया। भारत का संविधान एक विशाल तथा जटिल दस्तावेज है। इसकी मौलिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अगला है, मूल अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में सूचीबद्ध मूल अधिकार वाद योग्य, या वाद योग्य का मतलब है इसे हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। यदि हमारे कोई अधिकारों का हनन हो सकता है तो हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। कोई व्यक्ति, निजी संगठन, सरकार के कार्यों से किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है। यदि किसी व्यक्ति, निजी संगठन और सरकार के कार्यों द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो या उन पर सरकार द्वारा अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता हो तो वह व्यक्ति ऐसे कार्यों के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है। कहाँ पे? न्यायालय में। न्यायालय सरकार के ऐसे कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है जो व्यक्ति के अधिकारों का हनन करे और सरकार को आदेश व निर्देश दे सकती है कि आप इनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। अगला है, समता के अधिकार में कौन कौन से अधिकार सम्मिलित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो उसमें 5 अनुच्छेद शामिल है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब दोस्तों, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, भेदभाव की मनाही है। अनुच्छेद 16 रोजगार के अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 सेना, शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धियों एवं अवेज में दी गई पदवियों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की पदवियां देने का अंत किया गया है, यानी उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 छुआछूत की समाप्ति। अगला है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बीच अंतर। तो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधित्व चुना जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अगला है, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। मतदाता किसे देता है? प्रत्याशी को। और मतदाता किसे वोट देता है? राजनीतिक दल को वोट देता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व में। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक
या कम सीटें विधायिका को मिल सकती है और हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में ही विधायिका में सीटें हासिल होती है। इस प्रणाली में सरपंच, विधायक, लोकसभा सांसद शामिल होते हैं और ये प्रणाली किन पर लागू होती है? सरपंच, विधायक, लोकसभा सांसदों पर। इसका क्षेत्र व्यापक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्यों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जारी की गई है और इसका क्षेत्र क्या है? सीमित है, क्योंकि इसमें यानी सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत में जनता है वो पूर्ण रूप से भागीदार होती है और इसमें है वो जनता अपने प्रतिनिधियों के जरिए समानुपातिक प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि है अपने नेता को चुनता है। अगला है नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है। इस कथन से क्या आशय है? तो तटस्थ है तो नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, इसका आशय है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी, यानी कोई भी राजनीतिक दृष्टिकोण उसका समर्थन नहीं करेगी। चुनाव में पिछली सरकार के हार जाने और नए दल की सरकार बनने की स्थिति में नौकरशाही की जिम्मेदारी होगी कि वह नई सरकार को अपनी नीतियां बनाने और उसे लागू करने में क्या करे? मदद करे। यही क्या है? नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ होनी चाहिए। अगला है मंत्रीगण और लोक सेवकों के मध्य संबंधों को स्पष्ट कीजिए। एक सरकारी विभाग में मंत्री प्रभारी होता है, यानी सरकारी विभाग का प्रभारी कौन होता है? मंत्री होता है, लेकिन इससे यथार्थ में लोक सेवकों द्वारा संचालित किया जाता है। मंत्रियों द्वारा प्रशासन की नीति निर्धारित की जाती है, लेकिन इसे क्रियान्वित कौन करता है? लोक सेवक। लोक सेवकों द्वारा मंत्रियों को वे समस्त संभावित सलाह, तथ्य तथा आंकड़े प्रदान किए जाते हैं जिनके आधार पर वे नीति का निर्माण करते हैं। लोक सेवक है वो मंत्रियों को समस्त आंकड़े प्रभावी यानी प्रावधान इनको उपलब्ध करवाते हैं। विधायिका में मंत्रियों द्वारा प्रश्नों के दिए जाने वाले सभी जवाब लोक सेवकों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं, यानी विधायिका में जो मंत्री के समक्ष जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जो भी सवाल जवाब है वो किनके द्वारा? लोक सेवकों द्वारा ही तैयार किया जाता है। यही क्या है? मंत्रीगण और लोक सेवकों के मध्य संबंध है। अगला है राष्ट्रपति के पद की अहर्ताएं। तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या अहर्ताएं हैं? तो यानी योग्यताएं क्या क्या है? तो भारत का एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, एक उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष या इससे अधिक हो, वे केंद्र तथा राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पर न हो, वे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वे पागल अथवा दिवालिया घोषित न हो। तो ये योग्यताएं लिखनी होगी। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। कोई 4 उदाहरण दीजिए। यानी मंत्रिपरिषद किसके नेतृत्व में? पीएम के नेतृत्व में कार्य करती है। तो मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं, यानी मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य हैं वो पीएम की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं, यानी पीएम की सलाह होती है तभी राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री का त्याग पद संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पर होता है, यानी यदि प्रधानमंत्री त्याग पर दे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का रूप में कार्य करता है। कड़ी के रूप में किस प्रकार कार्य करता है? जैसे राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री के कहने पर ही मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है, यानी मंत्रिपरिषद में जो भी सदस्य उनकी नियुक्ति है राष्ट्रपति ही करता है। अगला है अखिल भारतीय सेवाओं से क्या आशय है? अखिल भारतीय सेवाओं के नाम लिखिए। तो अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं हैं जिनके सदस्य केंद्र तथा प्रांत में मुख्य पदों को धारण करते हैं। राज्यों में भी उत्तरदायी पदों पर अखिल भारतीय सेवाएं कार्यरत होती है। प्रांतीय सेवाएं इनके अधीन कार्य करती है। तो अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी है? भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, यानी IAS और IPS, ये क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।